हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का रैपिड रिवीजन वीडियो। यानी कि हम पूरे चैप्टर के बारे में फटाफट रिवाइज करते हैं। तो चलिए, पहले था इसमें 3 चीज़ें हैं, एक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब एसिड क्या होते हैं, आपने पुरानी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है पहले कि एसिड जो होते हैं वो सोर होते हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो बिटर भी होती हैं। अब जो सोर हो गए वो हो गए एसिड, और जो बिटर हो गए वो क्या हो गए, बेसिस। उसके बाद कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं। जो रेड होगा वो चेंज नहीं होगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे। लेकिन जो बेसिस होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू बना देंगे। आप याद कर सकते हो, बी फॉर बेसिस, बी फॉर ब्लू, कि ब्लू जो बेसिस हैं वो ब्लू कर देंगे रेड को। और जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस देते हैं, और बेसिस जो है वो OH आयंस देते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल्स है HCl, सब में H होता है, H2SO4, CH3COOH। ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और ये वीक एसिड कहलाता है। बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है बेसिस। बेसिस जो होते हैं इनकी क्या एग्जांपल्स हैं, NaOH, KOH, NH4OH। इन्होंने OH देना तो सब में OH होता है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हैं बेसिस। हाइड्रोक्साइड क्या है, OH। OH कहलाता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर आते हैं थर्ड चीज़, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या हैं, इंडिकेटर्स वो हैं जो कि कोई भी हम सब्सटेंस को चेक करना चाह रहे हैं वेदर वो एसिड है या बेसिस है, तो वो हम इंडिकेटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। इंडिकेटर्स उस चीज़ का कलर या स्मेल उसी टाइप से उसकी चेंज हो जाती है, जिस टाइप, अगर वो एसिड है तो भी उसका अलग होगी, बेस होगा तो वो अलग होगी। अब इंडिकेटर्स जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। पहला टाइप ऑफ इंडिकेटर्स में पहला आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल कौन से हैं, जो नेचर में मिलते हैं, लाइक प्लांट्स में, लाइक लिटमस। लिटमस जो है वो कहाँ से मिलता है, वो है लाइकन से मिलता है। आपने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एल्गी एंड फंजाई के लाइकन कहलाती है। तो उसमें जो आता है वो उससे जो निकलता है वो है लिटमस सॉल्यूशन, जो पर्पल कलर की डाई है। फिर रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स, ये सब जो हैं ये सब हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। और फिर आते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब जो बनाए जाते हैं, लाइक मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थेलीन। फिर आते हैं ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री का मतलब ही होता है स्मेल करने लायक, यानी कि अगर हम स्मेल से जिन्हें पता कर सकें उन्हें कहते हैं ऑडर मतलब स्मेल। यानी कि वो अगर अपनी स्मेल से चेंज कर लेते हैं किसी चीज़ से, तो वो एसिड और बेसिक में अलग अलग स्मेल होगी, तो उन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। लाइक वेनिला, अनियन, क्लोव, ये सब हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। इनकी क्या होती हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं एसिड और बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे मेटल जो है वो हमेशा हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देती है। मेटल क्या है, वो हाइड्रोजन एटम्स को एसिड में से हटा देती है, और जो वो बनाती है उसे कहते हैं सॉल्ट। जो हमने थर्ड चीज़ की बात की थी, पहला तो एसिड, दूसरा बेसिस, और थर्ड है सॉल्ट। तो अगर मेटल्स हैं वो एसिड में से उसका हाइड्रोजन को हटाकर सॉल्ट बना दे तो उसे कहा हाइड्रोजन आयन, और सॉरी हाइड्रोजन गैस, और ये जो है सॉल्ट बन जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जैसे HCl है, अगर HCl को Zn से आप करोगे तो बनेगा ZnCl2, जिसे कहेंगे सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये मैंने इस एक्सपेरिमेंट में भी समझाया था। फिर उसके बाद आता है NaOH है। अगर ये NaOH के साथ करेगा, NaOH क्या एक बेस है, अगर बेस किसी मेटल के साथ करता है यानी लाइक जिंक, तो वो भी सॉल्ट ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है सेकेंड थिंग, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, उनको एसिड्स के साथ रिएक्ट किया जाए। मेटल कार्बोनेट मतलब लाइक Na मेटल है और CO3 कार्बोनेट है, तो अगर हमने मेटल कार्बोनेट यूज़ कर लिया तो वो हो गया, उसको HCl के साथ कर लिया। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
मतलब Na है मेटल, H फॉर हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl से मिलेगा तो भी सेम चीज़, दोनों ही मिलते हैं तो बनाएंगे सॉल्ट, प्लस CO2 प्रोड्यूस होगी प्लस H2O प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसमें से जो CO2 प्रोड्यूस होगी, अगर हम उसे का लाइम वाटर से उसको पास करवाया जाए तो लाइम वाटर से उसको पास करवाया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि इसमें जिसका कलर जो है वो वाइटिश हो जाता है, लाइक मिल्की हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कि अगर हमने ये जो अगर एक्सेस वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवा दिया जाए तो एक्सेस वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसके अंदर और जो भी प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाए तो बनता है CaHCO3 ट्वाइस, जिसे बोलते हैं, जो कि सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। तो ये जो लाइमस्टोन होता है, चौक है, मार्बल हैं, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो सारे के सारे मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। लेकिन जो बेस होते हैं वो नो रिएक्शन, उनकी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। फिर आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वो न्यूट्रलाइज जो बनता है उसे कहते हैं सॉल्ट, और इस सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं, जब ये मिलकर एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अगर मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो देते हैं सॉल्ट एंड वाटर, लाइक CuO प्लस HCl। उसने CuCl2 से मिले तो वो HCl से मिलकर बनाया CuCl2 एंड H2O। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं, जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। जैसे ये CaOH ट्वाइस है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर, इसके जो ऑक्साइड बने वो होते हैं एसिडिक, जो मेटेलिक बनते हैं वो होते हैं बेसिक। फिर आते हैं कि ये जो एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स और बेसिस में कॉमन चीज़ क्या है। एसिड जो होता है इसमें सभी एसिड्स में H+ आयन ही होता है। H+ आयन जो है वो कॉमन है एज अ कैटायन, और उनमें एनायन जो होता है, कैटायन यानी कि जो प्लस वाले होते हैं उन्हें कहते हैं कैटायन, और उनमें एक एनायन होता है। जैसे कि अगर HCl है तो H उसमें एनायन हो गया, Cl कैटायन एनायन हो गया, H जो है कैटायन था, Cl एनायन था। इसी तरह से HNO3 में H कैटायन, NO3 एनायन। सभी के सभी एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी H+ आयन जो सॉल्यूशन में, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जिसके कारण होती हैं। और सभी बेसिस जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या कॉमन होता है, उनमें होता है OH नेगेटिव। जैसे एसिड्स में H+ होता है, बेसिस में होता है OH नेगेटिव। तो एसिड्स में H+ आयन, बेसिस में OH नेगेटिव आयन्स। फिर एसिड और बेस है, अगर उन्हें हम वाटर सॉल्यूशन में लेके जाएं, एसिड जो है वो वाटर में करते हैं H+ प्रोड्यूस करेंगे। तो लेकिन अगर हम चाहें कि H+ आयंस को हम अलग करना चाहते हैं एसिड्स में से, उन्हें निकालना चाहते हैं, प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकता, उसके लिए वाटर सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं, जब वो अगर बाहर आ भी रहे हैं तो भी वो अकेले नहीं रह सकते, तो उनको वो क्या करते हैं, वो मिलकर बनाते हैं H3O+ आयन, जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो H+ जो है जब H2O से मिलता है तो वो बनाता है हाइड्रोनियम आयन, और यही HCl जब H2O से मिलता है तभी हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इन बिटवीन ये H+ और H2O मिलकर हाइड्रोनियम आयन में चेंज होते हैं। फिर आता है बेसिस। अगर बेसिस को वाटर में डाल लें, अब एसिड्स में जैसे H+ आयंस थे तो वो प्रोड्यूस हुए, बेसिस में क्या होता है OH नेगेटिव आयंस, तो वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर जो बेसिस होते हैं वो वाटर में अगर सॉल्यूबल हो गए तो हम उन्हें कहते हैं एल्कली। तो ये जो होता है, एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो
हम एसिड और बेस जो है अगर हम वाटर में उन्हें डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो वो होता है हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सो मतलब एग्जिट यानी, और थर्मिक मतलब लाइक हीट, तो जो हीट को एग्जिट करते हैं मतलब प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 को वाटर के अंदर मिक्स किया जाए तो हमेशा उसे कैसे ऐड करना है कि हम एसिड को स्लोली स्टीरिंग करते हुए वाटर में मिक्स करेंगे। लेकिन अगर हमने उल्टा सोच लिया कि वाटर को एसिड में डाल दें, अगर हम कहें कि वाटर को एसिड में डाल दें तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसा अगर करते ही एकदम से बहुत सारी हीट जनरेट होगी जिससे कि सारा मिक्सचर बाहर आ जाएगा और बर्न्स हो सकते हैं। इवन ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है एक्सेसिव लोकल हीटिंग की वजह से, मतलब उसके अंदर ज़्यादा हीट हो जाएगी प्रोड्यूस। फिर आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कि हम मिलावट कर रहे हैं पानी की, यानी कि एसिड और बेस में अगर पानी मिला दिया जाए तो इससे आयंस की कंसंट्रेशन यानी H3O+ या OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाती है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन, और उस एसिड या बेस को हम कहते हैं डाइल्यूटेड। फिर आती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बताती है कि मतलब कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसे हम देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स से। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिले हुए हैं, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ये मिक्सचर आ जाता है सेवरल इंडिकेटर्स का। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन के, जो हाइड्रोजन आयंस के बारे की कंसंट्रेशन पे अलग कलर देते हैं। फिर आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? ये हाइड्रोजन आयंस को मेजर करने में, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितनी है उसे मेजर करने में हेल्प करता है। इसमें पी जो होता है उसका मतलब होता है पोटेंस। जर्मन में है ये वर्ड पोटेंस, जिसका मतलब है पावर। और जब पीएच स्केल को हम उस पर मेजर करते हैं तो पीएच स्केल जो होता है वो 0 to 14 होता है। 0 मतलब एसिडिक एंड 14 मतलब वेरी एल्केलाइन, मतलब जो इसका नॉर्मल पीएच है वो 7 है। नॉर्मल पीएच 7 का क्या मतलब है कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर पीएच 7 से भी नीचे चला गया तो वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर मोर देन 7 हो गया तो वो बन जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स पे। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मैंने आपको बताया था HCl है, तो वो होते हैं जिसमें H+ आयंस ईजिली और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। वीक एसिड्स कौन से हैं? जो लेस H+ आयंस देते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड। फिर आता है कि इनकी पीएच जो हम बात कर रहे हैं, पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या नीड है। पहली बात, प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है वो हमेशा ही ये 7 to 7.8 के बीच की रेंज में ही पीएच रेंज में काम करती है। अगर रेन वाटर 5.6 से नीचे चला जाए तो वो बन जाती है एसिड रेन, और अगर एसिड रेन चली गई रिवर्स में फ्लो होकर तो इससे क्या होगा? रिवर वाटर का पीएच भी कम हो जाएगा, और उसका पीएच कम होने से जो सर्वाइवल एक्वाटिक लाइफ का वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो रही है तो हम उसमें क्या डाल रहे हैं? तो हम उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। अगर वो बेसिक है तो हम मैन्योर डाल सकते हैं, तो जिससे कि उसकी पीएच मेंटेन रहती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये तो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं कि हमारा स्टमक जो है, हम हमेशा कहते हैं एसिडिटी हो रही है। हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये हमारे स्टमक को प्रॉब्लम नहीं होती उसकी वजह से, लेकिन फूड डाइजेशन होता है। लेकिन कई बार हम जब कुछ गलत खा लेते हैं, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस टाइम में हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होने लगती है। तो इससे पेन से बचने के लिए जो लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड्स। और ये एंटासिड जो हैं वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि इसमें एंटासिड किस टाइप के हो सकते हैं? लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH2। फिर आता है कि पीएच जो है वो हमारे टूथ डीके का कारण भी हो सकता है, कि अगर जो हमारी पीएच जो है, माउथ की पीएच जो है वो 5.5 से लो चली गई तो वो बन गया बहुत सारा एसिडिक,
तो जो टूथ अनेबल, जो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी का, टूथ अनेबल वाइट वाला पार्ट टूथ टीथ का, वो बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से। वो जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है जब इसमें pH लेस देन 5 होती है, 5.5 होती है। नॉर्मली ये डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, लेकिन अगर pH कम हो गई तो इतने एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है फूड पार्टिकल से कि इसकी ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमें उस टाइम में क्या करना चाहिए, हमें बेसिक वाले टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए ज़्यादा। फिर आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, लाइक जैसे बी स्टिंग है। अब बी स्टिंग के लीव जो होते हैं, बी स्टिंग रहता है, ये क्या करती है, ये एसिड लीव करती है, एसिड छोड़ती है कहाँ पर, जिससे हमारी जब बी आकर आपको काट ले तो क्या होता है, हमें एकदम से बहुत पेन इरिटेशन होती है क्योंकि उसने मीथेनोइक एसिड प्रोड्यूस किया। तो उस एसिड से हम कैसे बच सकते हैं, उसी टाइम बेकिंग सोडा उस जगह पर लगा लिया जाए, किसी भी कोल्ड क्रीम या किसी भी चीज़ में इस पर मिक्स करके बेकिंग सोडा को लगाया जाए पेस्ट बनाकर, तो उससे हमें आराम मिलता है। या और एक होता है नेटल लीव्स। नेटल लीव्स जो है वो भी हमारी बॉडी में जाते ही एकदम से बहुत ज़्यादा उसी टाइम रैशेस हो जाते हैं, वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम उसके लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि उसका जो उसके पास में ही उसकी रेमेडी भी होती है, उसी पेड़ के आसपास, पौधे के आसपास उसकी रेमेडी भी होती है, यानी उससे बच भी सकते हैं अगर हम वो रब कर दें, जिसे कहते हैं डॉग प्लांट। तो वो डॉग प्लांट अगर वहाँ पे हमें मिल जाए और उसे अगर हम करें तो उसी टाइम वो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि वो न्यूट्रल कर देगा। ये तो बताया गया था कि किस में कौन सा नेचुरल सोर्स है। जैसे विनेगर है तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज है सिट्रिक एसिड होता है, टेमरिंड में टेट्राट्रिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, सोर में ये जो सोर मिल्क होता है लैक्टिक एसिड, लेमन है सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, एंड नेटल स्टिंग में होता है मिथेनोइक एसिड। तो उसके बाद आता है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब ये सोचने है कि जो पीएच होती है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारा बनता है न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया तो सॉल्ट भी एसिडिक होगा, और अगर एसिड हमारा वीक हो, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो सॉल्ट भी बेसिक होगा, मतलब जो ज़्यादा होगा वैसा ही सॉल्ट बन जाएगा। फिर आते हैं केमिकल्स, ये जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं, लाइक रॉक सॉल्ट है पहला। रॉक सॉल्ट क्या चीज़ है, ये पहली बात, दो तरह के सॉल्ट आते हैं, रॉक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट। रॉक सॉल्ट होते हैं लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, जो कि बड़े बड़े क्रिस्टल हैं सॉल्ट के। और ये कैसे बनते हैं, जब बहुत पुराने जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, जब वो सूख जाते हैं, वहाँ से ये रॉक सॉल्ट बनते हैं। और ये ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है, और ये बिल्कुल निकाला कैसे जाता है, जैसे कोल को निकालते हैं माइनिंग करके। फिर आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। इन दोनों को मिलाकर बनता है कॉमन सॉल्ट, और ये ज़्यादातर सी वाटर से सेपरेट किया जाता है, और ये वो सॉल्ट है जिसे हम अपने डेली रूटीन में खाने में यूज़ करते हैं। और इससे कौन से केमिकल्स बनते हैं, इससे पहले आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके केमिकल्स में पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बहुत सारा कुछ बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH, ये बनता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन से। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को अगर उसको इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, तो जिसे हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन, तो अगर उसकी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन की जाए तो ये बनता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं क्लोरीन, यानी क्लोर कहा जाता है क्लोरीन के कारण, और एल्कली मतलब जो भी इसमें एल्कली, लाइक इसमें NaOH बन रहा है तो जो भी एल्कली प्रोड्यूस हो रहा है। तो और इसमें जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पे प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होती है, कैथोड पे। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है वो कैथोड के पास ही होता है। इसके क्या यूजेस हैं, ये Cl2 जो है ये वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC पेस्टिसाइड सब जगह यूज़ हो रही है। और H2 का यूज़ होता है
फ्यूल्स में, मार्गरीन में, अमोनिया जो फर्टिलाइजर्स में चाहिए उन सब में यूज़ होता है। फिर जो NaOH आ रही है, ब्राइन जो है जिसमें NaOH है, वो क्या यूज़ हो रहा है उसमें, उसका क्या यूज़ है? उसका यूज़ है कि वो डीग्रीसिंग मेटल्स का काम करते हैं, सोप्स का, डिटर्जेंट्स का, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इसमें यूज़ हो रहा है ब्राइन कंटेनिंग NaOH। फिर सेकेंड आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। अब इसमें ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? क्लोरीन जो होता है और ड्राई स्लेक्ड लाइम, जिसे CaOH ट्वाइस कहते हैं, इनकी रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होता है। CaOH ट्वाइस जो Cl2 से मिलता है तो बनाता है CaOCl2, जो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ये आपने देखा होगा कि कॉटन, लिनन जो होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहाँ पर ये काम आता है। ब्लीचिंग वुड पल्प के काम आता है पेपर में, पेपर फैक्ट्रीज़ में। और जो वेस्ट जो लॉन्ड्री होती है उसमें, वॉश्ड क्लोथ्स है उनकी ब्लीचिंग में भी काम आता है। और ये बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और ये से हमारे ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स से भी फ्री बनाता है। फिर थर्ड आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये कैसे बनता है कि सोडियम क्लोराइड जो है, अगर उसमें H2O, CO2 और NH3 इसको मिक्स किया जाए तो बनता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो होता है ना, ये माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, ना एम्फोटेरिक होता है, ना बेसिक प्रॉपर एसिड ना प्रॉपर बेस। और जब इसे हम हीट करते हैं कुकिंग के टाइम पर, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक होकर बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो ये यूज़ क्या है बेकिंग सोडा का? आपने अक्सर देखा होगा, हम अपने क्रिस्पी पकौड़ास बनाने हैं घर में, कुछ फटाफट जल्दी हम चाहते हैं कि पक जाए, बन जाए, तो हम उसमें बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो ये माइल्ड एसिड, एडिबल एसिड का काम भी करता है, जैसे कि ये टार्टारिक एसिड है, ये सब में भी ये यूज़ हो रहा है। और इस टाइम में जो इसमें बेकिंग पाउडर में हम जो बना रहे थे, तो जो इसमें NaCO3 है और कोई H+ जो भी हमें किसी एसिड से मिली, जब उसकी रिएक्शन करवाई जाए तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। और ये CO2 जो है, ये क्या काम करती है? ये केक या ब्रेड को राइज करने में, यानी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने के लिए, फुलाने में काम करती है। और एंटा एसिड की तरह भी यूज़ हो रहा है। और सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, उसमें भी ये CO2 यूज़ होती है। फिर आता है वॉशिंग सोडा, जिसे Na2CO3 कहते हैं, इंटू 10H2O। 10H2O क्या था? वो ये था क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने रिक्रिस्टलाइजेशन कर दी तो ये बन गया वॉशिंग सोडा। इसमें इसे बेसिक सॉल्ट है ये। तो Na2CO3 को अगर हमने वाटर दे दिया तो ये बन गया वॉशिंग सोडा। तो इसके क्या यूजेस हैं? एक तो ये ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। ये सोडियम कंपाउंड्स में यूज़ हो रहा है, जैसे बोरेक्स में। और ये क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है, जैसे डोमेस्टिक पर्पसेस में। और ये परमानेंट हार्डनेस भी वाटर की रिमूव करता है। फिर लास्ट टॉपिक इसका आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी मैंने बोला कि किसी भी सॉल्ट के में जितने भी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट में अगर CuSO4 इंटू 5H2O तो है, तो 5H2O क्या है? 5H2O है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है। अगर इसे हटा दिया जाए, मतलब कि हीट कर दिया जाए, वाटर निकाल दिया जाए, तो ये बन जाएगा वाइट कलर का। फिर आता है जिप्सम। अब जिप्सम क्या है? इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। लेकिन अगर हम जिप्सम को हीट करें 373 केल्विन पे, तो क्या होता है? उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें से हट जाएंगे और फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये इसका क्या मतलब है? इसमें पानी हो गया कम, पानी सिर्फ हाफ रह गया।
इसने अपना वाटर लूज़ कर दिया, लूजेस। तो वाटर लूज़ करके बना ये, इसमें बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ दोबारा। हाँ जी, तो फिर उसके आगे आता है कि अगर हम दोबारा से भी चाहें इसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी कर दें तो दोबारा से जिप्सम में भी चेंज हो सकता है। तो इसे कहते हैं कि, और ये जो जिप्सम है तो वो जिप्सम क्या है, ये हार्ड एंड सॉलिड मास बन जाता है दोबारा से। और फिर आते हैं यूजेस। इसको आप लोगों ने सबने देखा है, जो बचपन से चोटें खाते रहते हैं सब, तो प्लास्टर्स के में काम आता है। अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो गई तो ये प्लास्टर्स में काम आता है। और इसके अलावा वो ये टॉयज़ में, डेकोरेटिव मटेरियल्स में, और घर में अलग अलग सरफेस स्मूथ बनाने में, और जगह जगह ये यूज़ होता है। इससे काफ़ी ऐसे और चीज़ें भी बनाई जाती हैं अलग अलग डेकोरेटिव वाली। तो ये था हमारा सारा चैप्टर, इसके साथ हो गया ख़त्म। इसकी हो गई फुल रिवीजन। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। तो बस ये ख़त्म है आज आपका 10th क्लास का ये चैप्टर। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट भी छोड़ के जाइए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा हमारे इंस्टा अकाउंट को भी चेक कीजिए, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू।